मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि दोनों में ही डेथ कॉज हो रही है, विक्टिम की दोनों ही ऑफेंसेस में डेथ कॉज हो रही है, इसलिए कन्फ्यूजन होती है। समझ नहीं आता कि वो पर्टिकुलर एक्ट मर्डर है कि कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि इंसान तो दोनों में ही मर रहा है। पहले एक कन्फ्यूजन जो होती है वो दूर कर देता हूँ। एज पर लॉ कल्पेबल होमिसाइड का जो प्रॉपर नाम है वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो हम बोल रहे होते हैं ना कि भाई ये कल्पेबल होमिसाइड है, असलियत में जो प्रॉपर वर्ड है वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और जो हम बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने मर्डर करा है, एज पर लॉ उसका नाम है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। तो मर्डर का नाम प्रॉपर क्या है? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। और कल्पेबल होमिसाइड जो हम कहते हैं उसका प्रॉपर नाम क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पहले तो ये बात हो गई। अब दोनों में डेथ कॉज हो रही है, ठीक है। अब पता कैसे लगे कि कौन सा एक्ट मर्डर में आएगा, कौन सा एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में आएगा? तो देखो, एक बात जो बेसिक है, जो पता होनी चाहिए कि क्रिमिनल लॉ में हम दिमाग को पनिश करते हैं। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये वर्ड, पर क्रिमिनल लॉ में हम किसी इंसान के दिमाग को पनिश करते हैं। दिमाग को पनिश करने का मतलब ये है कि अगर किसी का पोल्यूटेड दिमाग है, इस वजह से उसे पनिशमेंट दी जा रही है। दिमाग पोल्यूटेड है इसलिए पनिशमेंट दी जा रही है। जो जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से पनिशमेंट नहीं दी जा रही। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी प्रॉपर तरीके से गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आता है छोटा सा, वो ब्रेक मारता है पर वो उस बच्चे को बचा नहीं पाता है क्योंकि बच्चा बिल्कुल अचानक से रोड के बीच में आ जाता है। उस आदमी की जो गाड़ी चला रहा था उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ रूल्स रेगुलेशन सब कुछ हर चीज़ का फॉलो करके गाड़ी चला रहा था। इस सिचुएशन में बच्चे की डेथ हो गई, बच्चा गया मर, बच्चा गया मर, पर उस आदमी को सजा नहीं मिलेगी, उसे एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। एक्सीडेंट का उसे डिफेंस मिलेगा। अब चाहे एंड रिजल्ट क्या था? डेथ। एंड रिजल्ट है डेथ। मर्डर में भी एंड रिजल्ट डेथ है, इसमें भी एंड रिजल्ट डेथ है, पर उस इस सिचुएशन में उस आदमी को सजा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग पॉल्यूटेड नहीं था, वो दिमाग से क्रिमिनल नहीं है। ऑन द अदर हैंड मर्डर में ये एक भी सिचुएशन हो सकती है कि एक बच्चा रोड पे खड़ा है, उस बच्चे का जो बाप है वो उस आदमी का दुश्मन है। जो बंदा गाड़ी चला रहा है उस बच्चे का बाप उस आदमी का दुश्मन है। बच्चा है ए, इसका बाप है बी। जो ड्राइवर है उसका दुश्मन है ये आदमी। ये ड्राइवर जो है ये देखता है कि ये बच्चा, इसका 5 साल का बच्चा रोड पे खड़ा है, ये बहुत तेज़ की गाड़ी लाता है, इसे उड़ा देता है। अब ये मर्डर है। अब ये जो एग्जाम्पल लिया इसमें भी बच्चा मर गया, और ये वाला जो एग्जाम्पल था जिसमें वो आराम से गाड़ी चला रहा था, प्रॉपर तरीके से गाड़ी चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें भी बच्चा मर गया। इसका तो बच्चा दोनों सिचुएशन में गया, इसका बच्चा दोनों सिचुएशन में मर गया, पर क्योंकि इस सिचुएशन में जब इसने जानबूझ के बच्चे को उड़ाया था, जब इसकी इंटेंशन थी टू कॉज डेथ, तब इसे सज़ा मिलेगी मर्डर की, जो कि फांसी तक हो सकती है। फांसी तक सज़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा सज़ा कोई नहीं है। और इससे ज़्यादा सज़ा हो भी क्या सकती है? कि बंदे को तुमने एज पर लॉ उसकी मार दिया तो गलत वर्ड हो जाएगा, पर तुमने किसी को फांसी पे लटका दिया, एक तो ये सज़ा है। एक तरफ तो बच्चे के मरने पे इसे फांसी पे लटकाया जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चे के मरने पे इसे कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में इसका दिमाग पॉल्यूटेड था, ये दिमाग से ही क्रिमिनल था, गलत आदमी था। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये सब वर्ड्स, पर इस सिचुएशन में इसका दिमाग पॉल्यूटेड नहीं था, गलत आदमी नहीं था ये, इसलिए सजा नहीं मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉ में हम दिमाग को पनिश करते हैं। दिमाग को पनिश करने का मतलब ये नहीं कि मेंटल टॉर्चर करते हैं, प्रॉपर कंटेक्स्ट में समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मेंसरिया अगर नहीं होता तो पनिशमेंट नहीं मिलती। इसके कुछ एक्सेप्शन है, पर उस एक्सेप्शंस को भी छोड़ दो, बहुत थोड़े से इसके एक्सेप्शन है, पर उन एक्सेप्शंस को भी भूल जाओ, क्योंकि फिर चीज़ समझ नहीं आती अगर हम एक्सेप्शंस को बीच में लाएंगे। क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया नहीं है तो ऑफेंस नहीं होता। अब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में ही मेंसरिया प्रेजेंट है, दोनों में ही मेंसरिया प्रेजेंट है, इसलिए दोनों में सज़ा तो मिलेगी। जो मैंने अभी बोला था, इस वाले सिचुएशन में जो गलती से मर गया था बच्चे से, उसमें मेंसरिया था ही नहीं, इसलिए सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिली थी। ठीक है, जब जानबूझ के मारता तो सज़ा, मैक्सिमम सज़ा, हाईएस्ट जो सज़ा है किसी को जान से मारने के लिए वो मिली थी। इसमें मार दिया पर सज़ा नहीं मिली क्योंकि मेंसरिया 0 था। इसमें मार दिया, सज़ा मिलेगी, सज़ा भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया प्रेजेंट था। तो कल्पेबल होमिसाइड में भी मेंसरिया प्रेजेंट होता है, मर्डर में भी मेंसरिया प्रेजेंट होता है। जब मैं कल्पेबल होमिसाइड बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और जब मैं मर्डर बोल रहा हूँ मेरे बोलने का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो मर्डर में भी मेंसरिया, कल्पेबल होमिसाइड में भी मेंसरिया है, पर क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में मेंसरिया की डिग्री हल्की सी कम है, बंदे का दिमाग पॉल्यूटेड
है दिमाग पोल्यूटेड, पर उतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली जितना उसका दिमाग पोल्यूटेड है मर्डर के केस में। इसलिए कल्पेबल होमिसाइड में कंपैरेटिवली सज़ा कम है, मर्डर में कंपैरेटिवली सज़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दिमाग जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होता है लॉ उतनी ज़्यादा सज़ा देता है। अब ये जो है इसमें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों के इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। पहला इंग्रेडिएंट जो कल्पेबल होमिसाइड का है वो है हुएवर कॉजेज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और ये सेम चीज़ लिखी हुई है मर्डर में भी, हुएवर कॉजेज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो इसमें कभी मत कंफ्यूज होना, अगर किसी इंसान की इंटेंशन थी टू कॉज डेथ, अगर किसी इंसान की इंटेंशन थी टू कॉज डेथ, तो वो हमेशा और हमेशा मर्डर ही होता है, वो कभी भी कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो बाद में बता दूंगा, पर वो हमेशा मर्डर ही होता है। दूसरा कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट, हुएवर कॉज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। डेथ हो सकती है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इंग्लिश समझो, एक सिचुएशन तो है कि डेथ हो सकती है, ये तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड का, हो सकती है, लिख देता हूँ। कल्पेबल होमिसाइड का दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि इंजरी जो है उससे डेथ हो सकती है, पर मर्डर में क्या चेंज हो जाता है, ये ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को पता है, यहाँ पे क्या था, हो सकती है डेथ, यहाँ पे उसे पता है, ऑफेंडर नोज, उसे पता है दैट द बॉडीली इंजरी विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, उसे पता है कि डेथ हो जाएगी। एक तरफ तो तुम मान लो प्रोफेशनल बॉक्सर हो, तुमने किसी को घूसा मारा, ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि तुमने जो इंजरी दी है उससे डेथ हो सकती है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि क्योंकि तुम प्रोफेशनल बॉक्सर हो इसलिए तुमने जो घूसा मारा है उससे तुम्हें लगता है कि इंजरी हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ गया, ठीक है। वैसे नॉर्मली किसी बंदे के घूसे से डेथ कॉज नहीं होती। तो अब एक और चीज़ बताता हूँ, तुमने मुक्का मारा, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुमने किसी को मुक्का मारा, कोई बहुत तेज मुक्का नहीं था, नॉर्मल मुक्का था वो, ये थप्पड़ मारा, वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बीमारी से किसी जूझ रहा था, दिखने में वो ठीक लग रहा है पर अंदर से वो बीमारी में जूझ रहा है, तो तुम्हें हर्ट के लिए भी पनिश करा जा सकता है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, दिमाग कितना पॉल्यूटेड है उस हिसाब से सजा मिलती है। अल्टीमेट एक्ट क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस पर केस भी है, वो मैं बाद में बता दूंगा। पर उसमें हुआ क्या था, एक आदमी ने लात मार दी थी किसी के पेट में, वो मर गया क्योंकि उसे पेट में कोई बीमारी थी। जिसने लात मारी उसे कुछ आइडिया नहीं था। जनरली पेट में लात मारने से कोई बंदा मरता भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई प्रोफेशनल किक बॉक्सर हो या कोई एमएमए का प्लेयर हो या कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। तो जिसे लात मारी वो गया मर। तो यहाँ पे उस बंदे को जिसने लात मारी थी उसे सिर्फ हर्ट के लिए पनिश करा गया था। तो तुम प्रोफेशनल बॉक्सर हो, तुमने किसी को मुक्का मारा, अब तुम प्रोफेशनल बॉक्सर हो तो तुम्हें लगता है कि इंजरी ऐसी है कि उससे डेथ कॉज हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। पर अगर तुम्हें पता है उसके पेट में कोई दिक्कत है, तुम्हें पता है तुम पेट में उसे उसे कोई दिक्कत है और तुम हो भी प्रोफेशनल बॉक्सर, तुम उसे मुक्का मारते हो, तो ऑफेंडर नोज, तुम्हें पता है कि उसे बीमारी है पेट में, दैट द बॉडीली इंजरी विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि तुम्हें पता है उसे बीमारी है, तुमने फिर भी मुक्का मारा, तो तुम्हें पता है कि उसे बीमारी है और तुमने फिर भी मुक्का मार दिया, इसलिए मर्डर। एक और सिचुएशन हो सकती है, और बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तुमने जो इंजरी उसको दी है सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि उससे किसी इंसान की डेथ हो जाती है, वो इस तरीके की इंजरी थी, इट इज़ सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि उससे किसी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ये वाली जो बात है, ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, इसमें जो ऑफेंडर है उसकी नॉलेज के हिसाब से देखा जाता है कि उसे पता था कि जो वो इंजरी दे रहा है उससे डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस पर केस भी है, केस का नाम बता देता हूँ। केस का नाम है, कहाँ गया केस का नाम, हाँ, आर वर्सेस गोविंदा, ये सुना भी होगा नाम, आर वर्सेस गोविंदा 1876। इसमें कोर्ट ने कहा था द सेकंड क्लॉज रिक्वायर्स, मतलब ये वाला क्लॉज, ऑफेंडर नोज दैट द बॉडीली इंजरी विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, द सेकंड क्लॉज रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज ऑफ एक्यूज्ड रिगार्डिंग पेक्युलर सिचुएशन और हेल्थ कंडीशन ऑफ द डिसीज पर्सन, कि जो ऑफेंडर है क्या उसे पता था, क्या ये जो लिखा हुआ है नोज दैट द बॉडीली इंजरी, क्या उसे पता था कि उसके जो वो मार रहा है उससे किसी की डेथ हो जाएगी,
ये पता होना चाहिए प्लस इंटेंशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो इस क्लॉज में फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, कि जो सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि उससे कोई बंदा मर ही जाएगा। तुमने किसी को इस तरीके से मारा कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर जनरली इस तरीके से तुम अगर किसी को मारोगे तो वो मर ही जाएगा, प्लस तुम्हारी इंटेंशन भी थी, तो फिर वो इस सिचुएशन में फॉल कर जाएगा। इस पर केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958। इसमें कोर्ट ने कहा था कि सफिशिएंट इंप्लाइज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। जो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है ना, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर को हम इंटरप्रेट करेंगे कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होनी चाहिए। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, तुमने उसे इस तरीके से मारा कि इतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी कि भाई किसी की भी मौत हो ही जाएगी। अब तुम किसी के सर में सरिया मार दो, रॉड मार दो, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बंदा मर जाएगा, प्लस तुम्हारी इंटेंशन भी थी, तो वो इसमें फॉल कर जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से होगा कि तुम्हें नॉलेज थी कि तुम्हारी बॉडी इंजरी से डेथ कॉज हो जाएगी। अगर थी प्लस इंटेंशन थी तो तुम गए 302 में, जो कि अब है किस में सजा, कौन सेक्शन में सजा, अब इसका सेक्शन नंबर 103 कर दिया, तो तुम 103 BNS में गए अंदर। और इसके लिए तुम्हारी नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, इसमें डॉक्टर वगैरह बताएंगे, इसमें डॉक्टर बताएंगे कि क्या वो ऐसी इंजरी थी विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि उससे बंदा मर जाएगा। डॉक्टर ही बताएगा ना, ऑब्वियसली डॉक्टर को ज़्यादा बेटर पता होगा। तो यहाँ पे एक्यूज की ओन नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो तीसरा है, अब ये तीसरा है कल्पेबल होमिसाइड का, whoever causes death with the knowledge that by such act death will likely act will likely to cause death। तुम्हें नॉलेज थी कि उससे डेथ कॉज हो सकती है। जैसे नॉलेज थी, कहाँ गया लिखूं, नॉलेज थी कि डेथ कॉज हो सकती है, एक तो ये सिचुएशन है। अब मर्डर में क्या हो जाता है, मर्डर में क्या है कि इतना इमिनेंटली डेंजरस था कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इतना कल्पेबल होमिसाइड में क्या था कि डेथ हो सकती है, तुम्हें नॉलेज थी कि जो तुम कर रहे हो उससे डेथ हो सकती है। इसमें क्या है, मर्डर में इतना इमिनेंटली डेंजरस था कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इट मस्ट लिखे इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, उससे मौत हो जाएगी किसी की। तुम्हें पता था इतना ज़्यादा खतरनाक काम कर रहे हो तुम, इसमें हो सकती है। फ़र्क आ गया ना दोनों में, तुम्हारा दिमाग कितना पॉल्यूटेड है, जो स्टार्टिंग में बोला था मैंसरी का फ़र्क आ गया ना। और फिर भी वो बंदा काम करता है, उसे पता है कि भाई बहुत खतरनाक काम कर रहा हूँ, वो फिर भी बंदा काम करता है बिना किसी एक्सक्यूज़ के वो काम करता है। उसे पता है इतना खतरनाक काम कर रहा है, बिना किसी एक्सक्यूज़ के फिर भी वो काम करता है। अब इस पॉइंट पे केस है जिसका नाम है विली स्टैनली वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1956 का केस है। इसमें एक्यूज ने सर में हॉकी स्टिक मारी किसी के, जिससे उसकी स्कल क्रश हो गई, उसका भेजा खुल गया, मतलब सिर की हड्डी होती है ना, स्कल होती है, उस वो टूट गई, क्रैक हो गई, क्रैक आ गया उसमें। अब उसने क्योंकि एक ही बारी मारी थी तो कोर्ट ने कहा कि ये हम नहीं कह सकते कि उसकी इंटेंशन थी, पर क्योंकि उसने उसके सर में मारी थी और ऑब्वियसली इतनी तेज मारी थी कि हॉकी स्टिक मारने से उसके स्कल क्रैक ही हो गई, हड्डी टूट ही गई सर की, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको नॉलेज तो थी कि वो जो काम कर रहा है इट वॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, ये लिखा कि वो जो एक्ट कर रहा है उसे ये तो पता था, उसे नॉलेज तो थी। इंटेंशन का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसने एक ही बार मारा था, पर उसे नॉलेज जरूर होगी क्योंकि वो इतना इमिनेंटली डेंजरस काम कर रहा था कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैंसरिया जो है, मैंसरिया में इंटेंशन आता है, नॉलेज आता है, रैशनेस आता है, नेग्लिजेंस आता है। ये किसी के दिमाग में घुस कर तो पता कर नहीं सकते, आसपास के सर्कमस्टांसिस से पता करना पड़ता है हुआ क्या। अब क्योंकि वो किसी के सर में बैट मार रहा है और हॉकी मार रहा है और इतनी तेज मार रहा है कि उसके स्कल की हड्डी टूट गई, छोटी बात नहीं होती, लड़ाइयाँ होती रहती, लोग एक दूसरे के सर में मार देते हैं हॉकी, पर हमेशा स्कल की हड्डी नहीं टूटती हॉकी मारने से। अब उसने इतनी तेज मारी होगी क्योंकि स्कल की हड्डी टूट गई, तो हम ये देख के ये पता लगा सकते हैं कि हाँ उसे नॉलेज थी। अब क्योंकि मारा एक बार था तो ये नहीं कह सकते
कि उसकी इंटेंशन थी, पर नॉलेज थी ये तो हम कह सकते हैं भाई। तो उसकी नॉलेज, उसे नॉलेज थी कि वो इतना इमिनेंटली डेंजरस काम कर रहा है कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, तो इसलिए उसे मतलब कोर्ट ने इस चीज़ को इंटरप्रेट करा था, ठीक है, और उसने ये वाला काम करा बिना किसी एक्सक्यूज़ के। अब ये एक्सक्यूज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें केस है, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, क्या कहते हैं, फेमस केस है। केस का नाम है एम्परर वर्सेस एम.टी. धीराजिया, लिख देता हूँ EMPER, एम्परर वर्सेस MT RAJIA ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1940 का केस है। इसमें जो लड़की औरत थी, मतलब एक पत्नी को उसका पति चेस कर रहा था, मतलब एक पति अपनी पत्नी के पीछे भाग रहा था, मारने के लिए भाग रहा होगा। वो अपने पति से बेसिकली डर के भाग रही थी। वो डर में कुएं में कूद गई और उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा भी था। तो एक औरत, इमेजिन करो, एक औरत अपनी गोद में अपने बच्चे को लेकर भाग रही है अपने पति से डर के, घर के पास उसके कुएं है, वो कुएं में कूद जाती है, बच्चा जाता है मर। अब कोर्ट ने कहा, क्योंकि उस कोर्ट ने कहा कि नॉलेज तो भाई थी उसे कि वो इतना इमिनेंटली डेंजरस काम कर रही है, उस पर बेसिकली चार्जेस लगे थे मर्डर के, कि उसने अपने बच्चे को मर्डर कर दिया उस लेडी पे। कुएं में लेकर बच्चे को कूद गई, बच्चा मरेगा, औरत बच गई थी, ठीक है, बड़ी थी ना, कुएं में कूद के जरूरी नहीं है मरी जाओ तुम, अगर बच्चों तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मर जाओगे, बड़े हो तो बच सकते हो, तो वो औरत बच गई, ठीक है। अब नॉलेज, अब कोर्ट, ये वाली बात हुई कोर्ट में कि उसे नॉलेज थी कि वो जो काम कर रही है वो इतना डेंजरस है कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। वो ऑब्वियसली बहुत छोटा बच्चा होगा, तभी उसे गोद में लेके भाग रही थी, थोड़ा सा बड़ा होता तो गोद में ना होता वो, तो गोद में लेके भाग रही थी। अब इतना छोटे बच्चे को लेकर अगर तुम कुएं में कूदोगे तो इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है क्योंकि। पर उसके पास एक्सक्यूज़ था, पति उसके पीछे था, माँ ने अपने बच्चों को जनरली गोदी में पकड़ा होता है, वो उसे मारने पीटने के लिए भाग रहा होगा, तो वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, उसके पास एक्सक्यूज़ था, इसलिए उसे मर्डर के अंदर कन्विक्ट नहीं करा गया था। तो एक्सक्यूज़ अगर है तो फिर नहीं बच जाओगे तुम, क्योंकि इंटेंशन तुम्हारी थी नहीं, उस लेडी की इंटेंशन नहीं थी अपने बच्चों को मारने की, ठीक है। तो जो पहले के 3 पॉइंट्स है ना वो इंटेंशन वाले हैं, आखिरी का जो नॉलेज है उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो ना इसमें फॉल करेगा, ना इसमें फॉल करेगा, ना इसमें करेगा, क्योंकि इसमें भी इंटेंशन चाहिए, इस वाले में भी इंटेंशन चाहिए, प्लस बॉडीली इंजरी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो बॉडीली इंजरी करो उससे बंदा मर जाएगा। तीसरे वाले में भी इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई सफिशिएंट एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की डेथ हो जाएगी। चौथे वाले में इंटेंशन नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए, पर नॉलेज के साथ साथ वो इमिनेंटली डेंजरस भी होना चाहिए, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ भी हो जानी चाहिए, और एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक्सक्यूज़ था, एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है, बच जाओगे, इसलिए वो बच गई, इससे बच गई। मर्डर में उसे मतलब कन्विक्ट नहीं करा गया, बाकी उसे किस में कन्विक्ट करा गया वो इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो उसके लिए रेलिवेंट भी नहीं था ये बताने के लिए, तो उसे मर्डर के अंदर कन्विक्ट नहीं करा गया था। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमेशा जब भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है ना, क्योंकि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मर्डर में भी लिखा है, कल्पेबल होमिसाइड में भी लिखा है, हमेशा जब भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है वो केस मर्डर का ही होगा, बंदे को मर्डर में ही के अंदर ही कन्विक्ट करा जाएगा, 103 BNS के अंदर ही कन्विक्ट करा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। पर इसकी कुछ एक्सेप्शन है, अगर केस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, मैं जनरल एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्पेशल एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर केस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो फिर उसे मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं करा जाएगा, उसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट करा जाएगा। तो टोटल क्या बात है, अगर इंटेंशन है तुम्हारी किसी की डेथ कॉज करने की तो वो हमेशा मर्डर में जाएगा, पर अगर इंटेंशन तो है डेथ कॉज करने की पर वो केस स्पेशल एक्सेप्शन में जा रहा है तो फिर तुम्हें मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं करा जाएगा, तुम्हें कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट करा जाएगा। अब एक बार एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब ये 5 एक्सेप्शन है जो दे रखी हैं। अब अगर इन एक्सेप्शंस में केस फॉल कर रहा है, तो चाहे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ थी तब भी केस कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, मतलब बंदे को कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिलेगी। अब पहली एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर तुम्हें कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ग्रेव एंड सडन, ग्रेव भी होनी चाहिए और सडन भी होनी चाहिए। अब ग्रेव का क्या मतलब है, ग्रेव प्रोवोकेशन इस तरीके की प्रोवोकेशन होती है कि एक नॉर्मल बंदा उस बात से, जो तुम्हें बात बोली गई है, मान लो मैं किसी को गालियाँ देता हूँ बहुत ज़्यादा और इस तरीके से बोल रहा हूँ उसे कि कोई भी एक नॉर्मल बंदा उससे प्रोवोक हो जाएगा, तो ग्रेव का मतलब हो गया कि एक नॉर्मल इंसान, अब कोई बंदा हाइपर सेंसिटिव है, मैंने उसे थोड़ा सा कुछ बोला, पागल बोला, और वो इस पर इतना प्रोवोक हो गया कि जिसने भी उसे पागल बोला उसने उसका मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे केस मर्डर में ही फॉल करेगा, क्योंकि प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव एंड सडन होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारे इंग्रेडिएंट जब तक फुलफिल नहीं होते किसी भी सेक्शन के, तब तक
ना ऑफेंस बनता है वो, ना कोई डिफेंस मिलता है, सब कुछ सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये एंड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। एंड का मतलब होता है दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। अगर और होता तो होता कि एक चीज़ चल जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेव एंड सडन लिखा है। मैंने किसी को बोला पागल, ठीक है, अगर उसने मेरे को जान से मार दिया तो उस बंदे को जिसने मुझे मारा जान से, उसे सज़ा मर्डर की ही मिलेगी, उसे कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा नहीं मिलेगी। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। EXCEPTIONS, ये एक्सेप्शंस हैं। मतलब अगर इनमें केस फॉल कर रहा है, इनके सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं, तो कल्पेबल होमिसाइड में सज़ा मिलती है, मर्डर में नहीं मिलती। इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो कल्पेबल होमिसाइड में सज़ा मिलती है, मर्डर में नहीं मिलती, अगर इनके सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, और प्रोवोकेशन ग्रेव भी होनी चाहिए और सडन भी होनी चाहिए। सडन का क्या मतलब है? ए देखता है, ए एक आदमी है, उसे उसकी वाइफ बताती है कि मेरा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो इस बात से प्रोवोक हो जाता है और वो 1 घंटे बाद अपनी वाइफ को मार देता है। अब पहले तो, अब ये डिपेंड करता है कि तुम, एक केस में कोर्ट ने बोला था, केस का नाम है होम्स वर्सेस DPP, 1946 का केस है, HOL, जो मैं कहानी बता रहा था ना, वो केस में हुई थी, DPP 1946 का, आज़ादी से पहले का। इसमें जो होम्स था, HOLMES, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ, कि उसने अपनी वाइफ को मर्डर कर दिया। उसने कहा कि भाई उसे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुई थी। अब ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन क्या थी? कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि उसकी वाइफ ने उसे बताया कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात ऐसी नहीं थी कि कोई बंदा इस पर प्रोवोक हो जाए और इतना प्रोवोक हो जाए कि किसी को मार दे, क्योंकि प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव होनी चाहिए, ग्रेव। तो इस बात पे कोई बंदा इतना ज़्यादा प्रोवोक नहीं हो सकता कि वो किसी को मार दे। हाँ, ये बात गलत है, पर इतनी ज़्यादा गलत नहीं है कि वो किसी को जान से मार दे। इसलिए कोर्ट ने उसकी ये वाली बात सुनी नहीं थी कि भाई मैंने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में माना था। मतलब वो जो बहाना मार रहा था, बहाना ही है ना, कि भाई मैं ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। कोर्ट ने उसके बहाने को नकार दिया कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं थी कि उस पर ग्रेव तरीके से प्रोवोक हो जाए, और सडन भी होनी चाहिए। तुम्हें कोई कुछ कहता है, तुम्हें कोई बहुत गंदे तरीके से कुछ बोल देता है, इस पर कोई भी बंदा प्रोवोक हो जाएगा। अब तुम्हें अगर कुछ, तुम अगर प्रोवोक हो तो तुम्हें उसी टाइम प्रोवोक होना था, जो तुमने करना था उसी टाइम करना था। तुमने उस टाइम नहीं करा, तुम 1 घंटे बाद कर रहे हो, तुम 1 घंटे बाद उसे जाके मार देते हो जान से। अब नहीं मिलेगा तुम्हें ये स्पेशल एक्सेप्शन का फायदा, अब तुम्हें मर्डर के अंदर ही कन्विक्ट करा जाएगा, क्योंकि सडन भी होनी चाहिए। एक केस है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कोर्ट ने कहा था द टेस्ट इज दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन ऑफ द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी प्लेस्ड इन सिमिलर सिचुएशन वुड लूज सेल्फ कंट्रोल। मतलब एक कोर्ट ने कहा कि प्रोवोकेशन ग्रेव है या नहीं है, इसका टेस्ट ये है कि क्या एक रीजनेबल मैन ऑफ सेम क्लास ऑफ सोसाइटी उस चीज़ से अपना सेल्फ कंट्रोल खो देगा। क्या एक आदमी, जैसे अभी हमने एक केस देखा था होम्स वर्सेस DPP, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्या जिस, ये अमेरिका का नाम लगा रहा है तो मान लेते हैं हम वो अमेरिका का ही था, चलो छोड़ो गलत फैक्ट को बोलें, पर ये किसी वेस्टर्न कंट्री का लग रहा है मुझे बंदा, ठीक है, मान लेते हैं एक बार को। तो क्या उस वेस्टर्न कंट्री में अगर किसी और बंदे की वाइफ, होम्स की वाइफ नहीं, किसी और बंदे की वाइफ अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती, तो क्या वो इंसान भी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता, और इतना खो देता कि वो किसी को मार देता? अब इस केस में कोर्ट को लगा होगा कि नहीं, उस सिमिलर सोसाइटी का बंदा इस बात पे इतना अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खो सकता था कि वो किसी को मार दे, इसलिए कोर्ट ने इसके इस बहाने को, इसकी इस प्ली को नकार दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि टेस्ट इज दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन ऑफ द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी प्लेस्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन वुड लूज सेल्फ कंट्रोल। जेस्चर, कोर्ट ने कहा कि जेस्चर से भी प्रोवोकेशन हो सकता है, तुम ऐसा कोई जेस्चर बना रहे हो। मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट इज टू बी कंसिडर्ड, फेटल ब्लो मस्ट बी ट्रेस्ड बैक टू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोविजन। हाँ, कोर्ट ने कहा कि इफ देयर वाज अ टाइम लैप्स बिटवीन प्रोवोकेशन एंड एक्शन अलाउइंग द एक्यूज टू कूल ऑफ द एक्सेप्शन विल नॉट अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा सडन, अगर उसके पास टाइम था, मान लो तुमने किसी को बहुत गंदा कुछ बोल दिया, अब वो ऐसी प्रोवोकेशन थी कि वो ग्रेव तो थी, पर वो तुम्हें 1 घंटे बाद मार रहा है, तो उसके पास कूल डाउन होने का टाइम था ना, उसने तुम्हें फिर भी मार दिया, तो उसे एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इस पर कई बार पेपर, इसमें इलस्ट्रेशन बेस्ड पॉइंट पे इस पर आ जाता है कि अगर तुमने उस बंदे, अच्छा अब तुम्हें जिसने प्रवोक करा है तुम्हें उसे ही मारना है, तुम्हें जैसे ग्रेव और मतलब मारना नहीं है, मारना नहीं है,
अगर तुमने किसी जिसने तुम्हें प्रोवोक करा है ग्रेव और सडन तरीके से, तुम उसे मारोगे तभी तुम्हें डिफेंस मिलेगा, ठीक है। पार्शियल डिफेंस है ये, फुली एग्जेम्प्टेड नहीं हो जाओगे, कल्पेबल होमिसाइड में सजा फिर भी मिलेगी। तो तुम उसे अगर मारते हो जान से तभी तुम्हें ये स्पेशल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। अगर तुमने किसी और को मार दिया, तुम्हें एक आदमी ने प्रोवोक करा ग्रेव और सडन तरीके से, तुम उसके बेटे को मार देते हो वहीं पे। अब ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन उसके बाप ने दिया था, तुमने मार दिया उसके बेटे को, गुस्सा उस पर उतार दिया, तो फिर नहीं मिलेगा ये स्पेशल एक्सेप्शन का बेनिफिट। पर अगर गलती से तुम उसके बेटे को मार देते हो, तुम उसे मार रहे थे, उसका बेटा उसकी गोदी में था, छोटा बच्चा था, गलती से उस बच्चे को लग जाता है तुम्हारा मुक्का, वो बच्चा मर जाता है, तो मिस्टेक और एक्सीडेंट से अगर कोई किसी और को लग जाती है तो भी तुम्हें एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर मिस्टेक, फिर से बता तुम मिस्टेक कायदे से जिसने बंदे ने तुम्हें ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दी है उसे ही मारना है मतलब उसे मारोगे तभी तुम्हें एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर अगर गलती से बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट तुम किसी और को मार देते हो तो भी तुम्हें एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। पर इसके 3 एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन के भी 3 एक्सेप्शन है। मान लो कोई बंदा अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, तुमने किसी को थप्पड़ मारा, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुम हो गए प्रवोक ग्रेव और सडन तरीके से, तो तुम्हें इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पहले तो खुद ही गलत काम कर रहे थे, उसने अपने आपको बचाने के लिए अपना हाथ आगे करा, तुमने उसे उठा के जान से मार दिया, तो तुम्हें एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुम्हें मर्डर के अंदर ही सजा मिलेगी 103 के अंदर। अगर कोई बंदा लॉफुली कोई काम कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई लॉफुल काम कर रहा है, ठीक है, तुम प्रवोक हो रहे हो, पुलिस वाला आता है तुम्हारे को हथकड़ी लगा देता है, क्योंकि अब BNSS के अंदर उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देख के हथकड़ी लगाई जा सकती है। मतलब किसी ने मर्डर करा है और नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देख के लगता है कि भाई हथकड़ी लगाना जस्टिफाइड है, तो हथकड़ी लगाई जा सकती है। BNSS में उन्होंने एक्सप्रेसली लिख दिया। अब पुलिस वाला तुम्हें हथकड़ी लगाने आता है, तुम हो रहते हो प्रोवोक, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो जाता है तुम्हारा, तुम उसे पुलिस वाले को मार देते हो, तो तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा इस एक्सेप्शन का। उसके बाद तुम हमेशा हर बात पे प्रोवोक नहीं हो सकते। sought provided that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहुत ज़्यादा ना वैसे अच्छे तरीके से प्रूव करना होता है ये सब चीज़ें। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, ये चीज़ें प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है कि तुम प्रोवोक हो गए थे, और प्रोवोक भी इतने ज़्यादा हो गए थे कि तुमने किसी को जान से मार दिया, और हम भी तो कॉज कर सकते थे ना। तो ये एज एन एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हर जगह एक्सक्यूज एज ए यूज़ कर दो। तुम्हें किसी ने पागल बोला, तुमने उसे मार दिया, फिर कह रहे हो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो गई, नहीं। सेकंड एक्सेप्शन, तुमने अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पे कोई हमला करे तो तुम उस पर हमला अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला कर सकते हो, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास पुलिस को बुलाने का टाइम नहीं होना चाहिए, और जितना हमला कर रहे हो उतना रिक्वायर्ड है, उतना ही नेसेसरी है। तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है, तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो, तुम उसे हल्का सा धक्का दे सकते हो, पर अगर तुम उसे चाकू मार देते हो तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं चलता। अब मान लो तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है, तुम उसे चाकू घोंप देते हो, तो तुमने सुनने में ही लग रहा है कि तो ज़्यादा हो गया यार, कि तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारो, तुमने उसे चाकू घोंप दिया, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर एक्सीड कर देते हो तो भी तुम्हें तो फिर कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिलेगी। तो मर्डर की सजा नहीं मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया। पर यह भी बड़ा ना फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, एक्सीड करना है। अब ये जो एग्जांपल ये थप्पड़ वाला, ये उतना बढ़िया एग्जांपल नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मर्डर ही है। एक्सीड का मतलब होता है एक्सीड, ये तो बिल्कुल ही अजीब ही लग रहा है ना सुनने में कि थप्पड़ के बदले पेट में चाकू, तो वो तो मेरे हिसाब से मर्डर ही होगा। एक्सीड का मतलब है कि ज़्यादा कर दिया, एक्सट्रीमली ज़्यादा कर दिया, तो फिर वो मर्डर में ही आएगा। अब ये डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पे, और ये सब्जेक्टिव भी है। थप्पड़ के बदले चाकू मेरे हिसाब से मर्डर ही है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, क्योंकि एक्सीड करने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आगे बढ़ के कुछ काम करते हो जो जस्टिफाइड नहीं था, तो फिर कल्पेबल होमिसाइड लग जाएगी, वो ठीक है। पर अगर एक्सट्रीमली कुछ ऐसा कर दिया कि जो तुम्हें कोई धक्का देता है, या तुम्हें कोई धक्का देता है मान लो, ठीक है, तुम अपने आप को बचाने के लिए उसको गोली मार देते हो, तो वो तो ज़्यादा ही हो गया ना, हद से ज़्यादा हो गया, फिर तो मर्डर में ही सजा मिलनी चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गुड फेथ वाली बात आ गई ना। तो गुड फेथ, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ तुम काम कर रहे थे, क्या लिख दी स्पेलिंग मैंने, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ काम कर रहे थे, ढंग से काम कर रहे थे, और फिर तुमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करा। अब पर्सन के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी मिलता है, यहाँ पे दोनों की बात ही हो रही है। और तुमने सामने वाले की डेथ कॉज कर दी विदाउट प्रीमीडिएशन, कोई घर से सोच समझ के नहीं आया था कि इसे ऐसे करूँ, घर से सोच समझ के नहीं आया था, कोई प्लानिंग नहीं थी,
तुम पे किसी ने हमला करा, तुमने गुड फेथ में ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ में तुमने उसके डेथ कॉज कर दी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेड करके, तो फिर तुम्हें कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिलेगी। एक्सेप्शन 3, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर को एक्सीड कर देता है, ये भी सेम ऐसा ही है, अगर इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस, कलर ऑफ हिज ऑफिस मतलब काम करते टाइम, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभाते टाइम कुछ अपनी पावर एक्सीड कर देता है। अब जैसे कोई चोर चोरी कर रहा है, पुलिस वाला उसे गोली नहीं मार सकता, चोर चोरी कर रहा है, पुलिस वाला उसे देख लेता है, चोर भागता है आगे, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है, पुलिस वाले को लगता है मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, पुलिस वाला उसे गोली मार देता है, ठीक है। उसने काम तो अपने कलर ऑफ ऑफिस में ही करा है, पर जो पावर दी थी वो एक्सीड कर दी, पुलिस वाले ने जो पावर उसे दी गई थी एज पर लॉ उसे एक्सीड कर दिया। तुम चोर को गोली नहीं मार सकते पकड़ने के लिए, खैर पकड़ोगे क्या जब वो मरी गया, पर तुम अगर पब्लिक सर्वेंट अपना काम करते टाइम इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस, इन द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, अपनी पावर को एक्सीड कर देता है जो उसे लॉ ने दी है, या पब्लिक सर्वेंट के एड में कोई काम कर रहा है, मान लो कोई पुलिस वाला तुम्हें कहता है कि भाई मेरी मदद करो, वहाँ पे 4 चोर है, हम 3 पुलिस वाले हैं, तो तू मेरे साथ आ जा, हमारी मदद कर। पुलिस वाला तुम्हें कह सकता है, सीआरपीसी बीएनएसएस में लिखा हुआ है ये, पुलिस वाला तुम्हारी मदद मांग सकता है, तो तुम अपनी पावर एक्सीड कर देते हो, तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था, तुम उसे गोली मार देते हो, या गोली नहीं मार देते हो, तुम उसका गला घोट देते हो, वो मर जाता है, और वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था वहाँ पे, तो तुमने पावर एक्सीड कर दी, जो पब्लिक सर्वेंट ने तुम्हें करने के लिए कहा था तुमने वो एक्सीड कर दी, तो भी फिर कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिलेगी, ठीक है। अभी कल्पेबल होमिसाइड में सजा क्यों मिल रही है, मर्डर में क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो स्टार्टिंग में बोला था, दिमाग उतना ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है तभी सजा मिल रही है, पर कम मिल रही है, कल्पेबल होमिसाइड में मिल रही है, कंपैरेटिवली कम सजा मिल रही है, मर्डर में नहीं मिल रही, क्योंकि दिमाग कम पोल्यूटेड है कंपैरेटिवली। जिसका घर वाला मरा उसका तो मर ही गया, पर एज पर लॉ दिमाग जितना पोल्यूटेड होता है उतने हिसाब से सजा मिलती है। चौथा है कि किसी के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई, ठीक है, और तुमने हीट ऑफ पैशन में सडन फाइट हुई, सडन फाइट, रोड पे जा रहे थे, किसी से तू मैं हो गई, मुक्के चलने लग गए, हीट ऑफ पैशन में सडन क्वारल में तुमने उसे मार दिया, तो फिर भी तुम्हें कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिलेगी, मर्डर में नहीं मिलेगी। पर शर्त यह है कि तुमने कोई अनयूजुअल मैनर में एक्ट नहीं करा। मान लो मुक्के चल रहे थे, तुम एकदम से चाकू निकाल दो पेट में, उसके पेट में मार देते हो, ये अनयूजुअल मैनर हो गया ना, फिर मर्डर में ही सजा मिलेगी। क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में बिहेव नहीं करना, एक्ट नहीं करना, ना तुमने कोई अनड्यू एडवांटेज लेनी है। वही एग्जांपल ले लो ना कि चाकू मार दिया, मुक्के चल रहे थे चाकू मार दिया, तुमने एक दूसरे कॉलर वॉलर पकड़ा हुआ है, लड़ाई हो रही है, तू तो बहुत गाली गलौज हो रही है, बहुत तेज तेज, एकदम से तुम चाकू मार देते हो, तो फिर मर्डर ही है। लड़ाई हो गई, बिना सोचे समझे लड़ाई हुई थी, बस ऐसी हीट ऑफ पैशन में लड़ने लग गए, नॉर्मल लड़ाई हो रही थी, वो बंदा मर गया, तो फिर कल्पेबल होमिसाइड है। पर तुम अजीब तरीके से बिहेव करना, जो कुछ ज़्यादा ही कर दो तुम, जो जरूरत ही नहीं थी, तो फिर मर्डर। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले लड़ाई शुरू किसने करी थी, मान लो लड़ाई तुमने पहले शुरू करी थी, ठीक है, पर लड़ाई जो थी वो हीट ऑफ पैशन में तुमने उसे मार दिया, कोई प्रीमेडिएशन नहीं थी, तुम घर से सोच के नहीं आए थे लड़ूंगा, ना तुमने कोई क्रूअल या यूजुअल मैनर में बिहेव करा, तभी वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। मतलब यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला सिस्टम नहीं चलता कि अगर जो ऑफेंडर है उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम ऑफेंडर, मतलब तुमने ऑफेंडर तो तुम हो, पर यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं चलता। पांचवी एक्सेप्शन, अगर तुमने कंसेंट दी किसी को और तुम 18 साल से ऊपर के हो, तुमने किसी को कंसेंट दी, एक केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1957। इसमें एक बच्चे ने बच्चा कह रहा हूँ, इसमें एक 18 साल से ऊपर के बंदे ने कंसेंट दी कि तुम मुझे मार दो, ठीक है, ये है बंदा ए, इसकी उम्र 18+ है, इसने कंसेंट दी बी को कि भाई बी तू मुझे मार दे, बी ने इसे मार दिया, अब बी को कल्पेबल होमिसाइड के लिए सजा मिलेगी, मर्डर के लिए नहीं मिलेगी। सिंपल लॉजिक है, दिमाग उतना पॉल्यूटेड नहीं था, उतना ज़्यादा मेंसरियस नहीं था, तो सजा भी कम ही होनी चाहिए। अब एक आखिरी चीज, इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन सिंपल ये भी आ सकता है और सिचुएशन बेस्ड भी आ सकता है। कैन ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंट टू, 10 होना चाहिए, 10 ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंट्स टू, क्या ग्रॉस नेग्लिजेंस को हम कह सकते हैं कि नॉलेज है, मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस, जीएन मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस इज इक्वल टू नॉलेज, ये हम कह सकते हैं। अब एक केस है, इसका नाम क्या गया, एम्परर वर्सेस गोनेश डूले, EMPERO, एम्परर वर्सेस
GONESHTOOLEY 1879 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि कुछ केसेस में, इन सर्टन केसेस में ग्रॉस नेग्लिजेंस मे अमाउंट टू नॉलेज। तो ये हो सकता है, टिक, कुछ केसेस में ग्रॉस नेग्लिजेंस मे अमाउंट टू नॉलेज, कि तुम इतने ज़्यादा लापरवाह थे। नेग्लिजेंस का मतलब हिंदी में मान लो लापरवाह। तुम इतने ज़्यादा लापरवाह थे, अगर तुम मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाह थे ना, तो कोर्ट मान सकती है कि भाई तुम्हें नॉलेज थी। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बिल्कुल ही तुम आंख बंद करके काम कर रहे हो, और वो बहुत खतरनाक काम है, ना नॉलेज है ना इंटेंशन है, ठीक है। अब अगर इंटेंशन नहीं है ना ही नॉलेज है, तो फिर मर्डर तो हो नहीं सकता ना, कल्पेबल होमिसाइड होगा। वो कहाँ गया वो पर्चा था, ये जो हमने देखा था, इसमें इंटेंशन चाहिए थी कल्पेबल होमिसाइड के पहले वाले में, कल्पेबल होमिसाइड के दूसरे वाले में भी इंटेंशन चाहिए, और तीसरे वाले में नॉलेज चाहिए। मर्डर के पहले 3 में इंटेंशन चाहिए, चौथे में नॉलेज चाहिए। अब ग्रॉस नेग्लिजेंस जो है, ना तो वो इंटेंशन है ना नॉलेज है, वो तो नेग्लिजेंस है। पर अगर नेग्लिजेंस ग्रॉस है, बहुत ज़्यादा लापरवाही, तो कोर्ट नॉलेज मान सकती है। अब नॉलेज मान लिया, तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड में भी सजा मिल सकती है, मर्डर में मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये था हमारा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का पूरा टॉपिक। अगली वीडियो में जितने भी आज तक जुडिशरी में क्वेश्चंस आए हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड, मेंस के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कर लेंगे। थैंक यू।